मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। यह चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं उन्हें सोशल साइंस पढ़ाता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके इम्पोर्टेंस को बताऊंगा और इसके कॉन्टेक्स्ट को मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर इस वीडियो को आप नहीं ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और स्किप नहीं कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जो पहला टॉपिक है वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि जो वहाँ की पब्लिक थी, उन्होंने राजा के खिलाफ, नोबिलिटी के खिलाफ, क्लर्जी के खिलाफ, अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ उन लोगों ने स्ट्रगल किया और वहाँ पे फ्रीडम और इक्वलिटी लाने की बात होने लगी। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों का दिमाग खोल दिया। वो लोग जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जो राजा है, राजा के मुंह से निकली हुई जो सारी बातें हैं वही कानून है, वो जो बोल दिया वो कानून हो गया, उसके बनाए हुए जो सिस्टम्स हैं वही सिस्टम है और उसके अगेंस्ट में कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये सारी की सारी जो मान्यताएं थीं, जो दिमाग में लोगों का बैठा हुआ था, ये सब चीज़ हट गया। अब लोग क्वेश्चन पूछने लगे। अब लोग पूछने लगे कि क्यों जो क्लर्जी और नोबिलिटी है वो लोग टैक्स नहीं पे करेंगे और हम लोग टैक्स पे करेंगे। क्यों जो नोबिलिटी और क्लर्जी के लोग हैं उन लोगों के पास में स्पेशल प्रिविलेजेस होगा और हमारे पास में नहीं होगा। क्यों इनके जो बच्चे हैं वो सोल्जर नहीं बनेंगे और कहीं पब्लिक वर्क हो रहा है, डैम या रोड बन रहा है, तो वहाँ पर वो अपना लेबर का काम नहीं करेंगे और हम लोग करेंगे। और इस तरीके से जो समाज में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में इन लोगों ने आवाज़ उठाया कि ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से इस स्ट्रक्चर का चेंज होने का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. हम लोगों ने ये भी देखा था कि फ्रांस जो था वो स्टेट्स में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोग जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे, और इन्हीं लोगों के पास में समाज में सबसे ज़्यादा पावर था, इकोनॉमिकल पावर था और बड़े अमीर और समृद्ध लोग थे, जो बाकी के जो पब्लिक थी उनका ये लोग शोषण किया करते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो लगा कि अब ये जो समाज का बनावट है अब वो चेंज होगा। Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही देन था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ये इक्वलिटी का, लिबर्टी का और डेमोक्रेसी का जो ये आइडिया है, ये आइडिया फ्रांस से निकल कर के पूरे यूरोप में फैला और यूरोप से निकल कर के पूरे वर्ल्ड में, एशिया में फैलने लगा। और यूरोप और एशिया में जो लोग रहते थे उन लोगों में भी ये डिबेट छिड़ गया, ये बहस छिड़ गई कि हर एक व्यक्ति की जो अधिकार है वो सुरक्षित रहना चाहिए। कोई राजा या कोई रूलर या कोई ऑफिसर उसके अधिकारों को उससे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति के अधिकार की बात होने लगी और नए समाज की कल्पना होने लगी। इस बात का विरोध होने लगा कि समाज में कुछ ही लोगों के पास सारा प्रॉपर्टी का या सारे पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। In India, Raja Ram Mohan Roy and Desrosiers talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped the ideas of societal change. अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया था लिबर्टी का, इक्वलिटी का, ये आइडिया एशिया में आया और हमारे देश भारत में ये आइडिया पहुंचा। जब ये भारत पहुंचा तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय थे उस समय में और डेरोजियो साहब थे।
और इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो ये आउटकम्स हैं, इसके इम्पोर्टेंस को इन लोगों ने समझा और यहाँ के लोगों को समझाने का कोशिश किया, क्योंकि यहाँ भी वही हाल था जो फ्रांस में हाल था। यहाँ पर भी ज़मींदार थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। वहाँ जैसे वो लोग राजा से परेशान थे और क्लर्जी नोबिलिटी से परेशान थे, तो यहाँ के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से परेशान थे और यहाँ पर भी ज़मींदारों से परेशान थे। यहाँ का समाज भी बिल्कुल लगभग उसी तरीके से था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे उस पर डिबेट छिड़ गया कि यहाँ पर भी हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए और उसका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। भारत जैसे और भी बहुत सारे गुलाम देश थे जहाँ पर ये आइडिया वहाँ पर गया, ठीक है, और वहाँ पर इन आइडियाज़ के ऊपर में चर्चा होने लगी, इस पर डिबेट होने लगा और यहाँ पर भी मतलब भारत जैसे देशों में भी समाज में चेंजेस दिखाई देने लगा। यहाँ पर भी समाज में डेवलपमेंट होने लगा और समाज का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। तो ये दो लोगों का नाम आया है, राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो साहब का। तो इन लोगों का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं हम लोग कि ये लोग कौन लोग थे, क्यों इनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का परिचय हम लोग देखते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो राजा राम मोहन राय 17 साल के थे। मतलब आप लोगों की जो एज हो रही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनका एज था। और जिस समय फ्रांस में जो डिक्टेटरशिप आया था, नेपोलियन जब अपने आप को वहाँ का एम्परर घोषित किया था 1804 में, तो ये उस समय 32 साल के थे। तो ये फ्रांस में जो कुछ हो रहा था इस विषय पर वो काफ़ी अपडेट थे और उसके इम्पोर्टेंस को ये समझ रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कितना इम्पोर्टेंट था। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है या फिर इन्हें फादर ऑफ बंगाल रेनेसांस भी कहा जाता है। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और रिलीजन के क्षेत्र में काफ़ी बड़े योगदान दिए हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिल करके भारत में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को बंद करवाया था। में इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का इन्होंने अध्ययन किया था। तो इन तीनों लैंग्वेजेस का इनको नॉलेज था और इसमें अवेलेबल जो बुक्स थे इसका भी इनको नॉलेज था। जब कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज खुल रहा था, अंग्रेज खोल रहे थे संस्कृत कॉलेज, तो इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि संस्कृत की पढ़ाई से बेटर है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश की पढ़ाई दी जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश पढ़ने से लोगों का डेवलपमेंट होगा, इंग्लिश की मार्केटेबिलिटी है, ये मार्केट में डिमांड बढ़ेगा अगर कोई इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी है तो। हालांकि उस समय में कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया था कि संस्कृत हमारी संस्कृति है, तो ये अंग्रेजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स की और मॉडर्नाइजेशन की बात करते थे समाज के लिए। आइए अब हम लोग डेरोजियो साहब के बारे में समझते हैं, इनका परिचय देखते हैं कि ये कौन थे। तो डेरोजियो साहब का जो पूरा नाम था, इनका नाम था हेनरी लुइस विवान डेरोजियो। ये जो थे इनके जो पूर्वज थे वो पोर्टुगल के रहने वाले थे। फ्रांस के साउथ में एक देश है पोर्टुगल, तो ये पोर्टुगल के रहने वाले थे, लेकिन ये इंडियन थे, ये भारतीय थे, ठीक। इनका जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था और ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, वहाँ पर असिस्टेंट हेड मास्टर थे, ठीक है। और इनका भी जो आइडियाज़ था, बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे इनके अंदर में और बड़े रेडिकल थिंकर टाइप के आदमी थे। ये इस बात पे जोर देते थे कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लर्निंग सिस्टम है, वो वेस्टर्न सिस्टम यानी इंग्लिश सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम जैसा ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आएगा और तभी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। हालांकि ये बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सके थे, सिर्फ 22 वर्ष के उम्र में ही इनका कोलेरा से डेथ हो गया था। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. यहाँ पे लिखा हुआ है a complete transformation of society. इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि समाज का पूरी तरीके से काया पलट हो जाना। सारे लोग फ्रांस के ये नहीं चाहते थे कि समाज का पूरी तरीके से काया पलट हो जाना चाहिए, समाज में चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुअल शिफ्ट। ग्रेजुअल शिफ्ट का मतलब धीरे धीरे चेंजेस होना चाहिए ताकि समाज भी उन चेंजेस में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। लेकिन वहीं फ्रांस में कुछ ऐसे लोग थे जो रेडिकल्स कहा जाता था, जो चाहते थे कि नहीं, समाज का एक बैग सडन चेंज होना चाहिए,
ठीक है, उसके लिए रेवोल्यूशन करना पड़े, वायलेंस करना पड़े वगैरह वगैरह। तो ये समाज में 2 तरह के लोग हो गए, ठीक। एक जो दोनों मानते थे कि हाँ चेंजेस होना चाहिए समाज का, लेकिन एक चाहते थे कि धीरे धीरे हो और एक चाहते थे कि नहीं रेडिकली हो। सम वेयर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वेयर लिबरल्स और रेडिकल्स। व्हाट दिस टर्म्स really mean in the context of the time, what separated these strands of politics and what linked them together. We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. तो यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। इन 3 वर्ड का यूज़ किया गया है। आखिर ये 3 वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं और इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इनका समय समय पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका जो मीनिंग्स है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास के समय का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आज से 200 साल या 250 साल पहले हुआ था। तो उस ज़माने में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का जो मतलब था, अब आज के ज़माने में अगर वही मतलब अप्लाई कीजिएगा तो नहीं होगा। आज के करंट युग में ये इसका जो मीनिंग से स्लाइटली डिफ़र हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जो ये 3 वर्ड्स का मीनिंग अभी पढ़ेंगे तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे आज से 250 साल पहले, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास में था। इस चैप्टर में हम लोग ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके मीनिंग को समझेंगे कि आखिर ये 3 लोग कौन थे, इन तीनों के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या क्या थे और इन तीनों के बीच में पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी, किन किन राजनीतिक आधार पर एक दूसरे से अलग थे, इनका मतभेद था और किन टॉपिक्स पर ये एक दूसरे के साथ थे। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस द चेंज। यहाँ पे 19th सेंचुरी लिखा हुआ है। 19th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1801 से लेकर के 1900 के बीच का जो 100 साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसे 19th सेंचुरी कहते हैं। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट ए रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी में कौन कौन से नए पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बने यूरोप में या फ्रांस में, ठीक है। तो कौन कौन सी नई नई परंपराएं बनी, नई राजनीतिक परंपरा बनती चली जा रही थी और इन राजनीतिक परंपराओं का समाज पर क्या असर पड़ा, समाज कैसे इससे प्रभावित हो रहा था। फिर इस चैप्टर में हम लोग एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिस ऐतिहासिक घटना ने एक रेडिकल चेंज लाया समाज में एक रेडिकल चेंज लाया और आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों का इस पर असर पड़ा, पूरी दुनिया के लोगों का उनकी सोच पर असर पड़ा। वो एक नई तरीके से सोचने लगे, उनकी सोच बदल गई, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक क्या घटना है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ये कैसी आइडियोलॉजी है उसको पढ़ेंगे हम लोग। और सोशलिज्म जो आया था वो रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू आया था, तो रशियन रेवोल्यूशन को भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें इस रेवोल्यूशंस में जो आइडियाज़ सामने निकल के आया वो बड़े स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ थे, बड़े पावरफुल आइडियाज़ थे, जिसका कि समाज पर बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा था। कोई एक देश में, सिर्फ रशिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव देखने को मिला और 20th सेंचुरी चेंज हो गया। तो बेसिकली हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 19th सेंचुरी को चेंज कर दिया और रशियन रेवोल्यूशन ने 20th सेंचुरी को चेंज कर दिया। ये सब सारी चीज़ें क्या थी, इन सब के बीचों में क्या संबंध था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम इन लोगों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आशीष विद्यालय, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।